हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 6 एस्पेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें 2 की हम लोगों ने व्याख्या की थी, जिसको हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा तीसरा आयाम है, जिसको हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो संवेगात्मक विकास क्या है? तो संवेगात्मक विकास का तात्पर्य संवेगों के विकास एवं प्रदर्शन तथा दमन की प्रक्रिया से है। मतलब संवेगात्मक विकास क्या है? तो उससे संवेगों का विकास होता है और उसका हम प्रदर्शन करते हैं, मतलब उसको प्रकट करते हैं, और उसको दमन करने की प्रक्रिया, मतलब प्रकट करना और दमन करना, ये दोनों की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि संवेग क्या है। संवेगों का विकास हो रहा है तो संवेग क्या है? तो संवेग जो है उसको इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है। वह लैटिन भाषा के एक शब्द इमोवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोवर, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना। अर्थात जो संवेग होता है हमारे मनुष्य के उत्तेजना की अवस्था होती है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब एक और बात आती है, जो संवेग होते हैं वह मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है, वह 14 मूल प्रवृत्ति होती है, जिसको मैकडूगल, याद रखिएगा, विलियम मैकडूगल, जिसे मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता भी कहा जाता है, उन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर में वो हमारे कुल टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां होती है। ये 14 मूल प्रवृत्ति के लिए 14 संवेग होते हैं। कितने संवेग होते हैं? 14 संवेग होते हैं। तो इन 14 संवेग का विकास एक एक करके होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे एक एक करके 14 जो संवेग है वो क्या है, इनका विकास कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैशवावस्था में। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जो संवेग होते हैं हमारे अंदर पहले से ही होते हैं, मतलब जन्मजात होते हैं। तो शैशवावस्था में ब्रिजेज नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो शैशवावस्था होती है उसका जो जन्म के समय जब बालक होता है तो उसमें एक संवेग उसमें उपस्थित होता है। पहले से एक संवेग पूर्णतः उपस्थित होता है, जिसका नाम है उत्तेजना। तो याद रखिएगा, सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग पाया जाता है? तो जन्म के समय बालक में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे संवेगों का विकास होता है। चलिए देखते हैं एक एक करके कैसे कैसे विकास होता है। तो जन्म के समय उत्तेजना हो जाता है। 3 माह में उत्तेजना के बाद 2 और ऐड हो जाते हैं। उत्तेजना भी रहता है, साथ में आनंद और कष्ट, ये 2 संवेग और आ जाते हैं। मतलब तीसरे माह में उनके पास 3 संवेग हो जाते हैं, उत्तेजना, आनंद और कष्ट। फिर 6ठे माह में क्रोध, घृणा और भय, ये 3 को और ऐड हो जाते हैं उसमें। 6ठे माह में 3 और ऐड हो जाते हैं, तो मतलब यहाँ तक 6 संवेग हो जाते हैं। फिर 12वें माह में 2 और आ जाता है, स्नेह और उल्लास। याद रखिएगा, स्नेह और उल्लास, स्नेह को प्रेम भी यहाँ पे कहा जा सकता है, वह आ जाता है। फिर 18वें माह में ईर्ष्या, 18वें माह में क्या आ जाता है? ईर्ष्या आ जाता है। और 2 वर्ष में, दूसरे वर्ष में वो क्या आ जाता है? हर्ष आ जाता है। हर्ष जो है आनंद का ही 2 पार्ट बढ़ जाता है, आनंद का ही दूसरे पार्ट में हर्ष हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे कितने हुए? 3 3 6 3 9 1 10 हुए। 4 और बच जाते हैं, जो हमारे प्रेम से रिलेटेड स्नेह को आगे और डिवाइड किया जाएगा तो वो अलग अलग अवस्था में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ शैशवावस्था में लगभग 10 संवेग आ जाते हैं, मतलब लगभग संवेग आ जाते हैं। तो बालक में शैशवावस्था में संवेग आ जाते हैं 0 से 2 वर्ष में। अब बात करते हैं कि संवेग जो आ जाते हैं तब उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है उस संवेग के लिए। तो सबसे पहले संवेग में जो शैशवावस्था होती है उनके संवेग के जो प्रदर्शन करने में अस्थिरता होती है। अस्थिरता मतलब वो क्षणिक होते हैं, वो कभी भी संवेग को अपना प्रकट से, अगर थोड़ा सा भूख लगा तो अपना संवेग प्रकट करते हैं, कुछ समय बाद ही फिर चुप हो जाते हैं। जैसे खाना मिला, चाहे दूध मिला तो वो चुप हो जाते हैं। मतलब संवेग में उनमें अस्थिरता पाई जाती है।
परंतु धीरे धीरे जब वर्ष बढ़ते लगता है, वो बड़े होते हैं, तो उनमें संवेग में स्थिरता आने लगती है। दूसरा नंबर, संवेग अभिव्यक्ति में परिवर्तन। संवेग अभिव्यक्ति में परिवर्तन मतलब कि जो संवेग जो होता है, अभिव्यक्ति करने का जो उनका तरीका होता है वह अलग होता है शैशव अवस्था में, परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके जो संवेगों का जो परिवर्तन में जो प्रदर्शन होता है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। फिर ये है 5वां नंबर, क्या है? संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण। आप लोगों को मैंने पहले बताया था, जो शैशवावस्था या बाल्यावस्था में बालक होते हैं वे अनुकरण करने की उनमें बहुत ही ज्यादा एबिलिटी होती है, उनकी योग्यता होती है कि वो अपने से बड़ों का देख के अनुकरण कर लेते हैं। तो वो जो होते हैं संवेगात्मक, जो शैशवावस्था में जब वो 15-16 महीना के होते हैं, 18 महीने के होते हैं, तो वो अपने आसपास में जो भी माता पिता या दादा दादी या भाई बहन या जो भी होते हैं उनसे उनके संवेगों को धीरे धीरे सीखने लगते हैं और उनके संवेगों का अनुकरण करने लगते हैं। अर्थात अगर कोई बड़े आदमी को उनको कोई चीज से, बड़े को किसी चीज से डर लगता है तो वो अगर उनको पता चल गया तो उनको भी धीरे धीरे उस चीज से डर लगना शुरू हो जाता है। अर्थात संवेग का व्यवहार वो अनुकरण करके सीखते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक शैक्षिक ये बात बताई जाती है कि माता पिता अपने घर का जो वातावरण रखें वो बहुत ही सौहार्द प्रिय रखा जाए, मतलब कि अच्छा वातावरण रखा जाए, प्रेम पूर्वक रखा जाए, स्नेह पूर्वक रखा जाए। नहीं तो अगर वहां पर उस समय का वातावरण अगर ईर्ष्या टाइप का रहेगा तो क्या होगा, बालक उसको सीखने लगता है। क्रोध टाइप का रहे, झगड़ालू टाइप का रहे, तो वो क्या होता है कि उसको सीखने लगते हैं। तो यहाँ पे माता पिता को चाहिए कि वहाँ का जो माहौल हो उस समय का, घर का माहौल अपना बिल्कुल सौहार्दपूर्ण रखे, प्रेम पूर्वक रखे, जिससे बालक उसका अनुकरण कर सके, क्योंकि इसमें अनुकरण करने की क्षमता सबसे बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर। ये जो होते हैं इनके जो संवेग होते हैं तो पहले अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट का मतलब ये अगर रो रहे हैं तो पेट दर्द के लिए भी एक ही बराबर रोएंगे, खाने के लिए भी एक ही बराबर रोएंगे, चोट लगने पे भी एक ही बराबर रोएंगे। परंतु धीरे धीरे इनमें जो संवेग का जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है और उसमें स्पष्टता आने लगती है। वो पेट दर्द के लिए अलग टाइप से रोएंगे या भूख लग रही है तो अलग टाइप से रोएंगे, तो इनकी जो संवेग में स्पष्टता धीरे धीरे आने लगती है। तो इस प्रकार शैशव अवस्था में आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और उत्तेजना को याद रखिएगा, बस आप लोग को आराम से इसमें लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है? तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि शैशवावस्था में संवेगों का विकास हो जाता है, परंतु अब उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बहुत चेंजिंग आने लगता है। तो देखिए पहला कि संवेगों की तीव्रता में कमी, अर्थात बाल्यावस्था में संवेग की जो शैशवावस्था में जो संवेग था उसमें तीव्रता ज्यादा थी, उत्तेजना ज्यादा होती थी, परंतु बाल्यावस्था में आकर के उसकी उत्तेजना में थोड़ी थोड़ी कमी आने लगती है। फिर टोली का प्रभाव। बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वे आसपास के समूह या मित्र मंडली या स्कूल में जाकर के समूह के रूप में रहने लगते हैं। जब वो ग्रुप में रहने लगते हैं तो जो ग्रुप में जो संवेग हावी होता है वह संवेग को वह धारण करने लगते हैं। अर्थात ग्रुप के अन्य बच्चों का जो संवेग होता है, अगर वो ज्यादा खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, तो बालक उसी को धारण करने लगता है। अगर उनमें ज्यादा ईर्ष्या द्वेष की भावना आ जाती है तो वे उसको भी धारण करने लगते हैं। मतलब टोली का प्रभाव उनमें सबसे अधिक पड़ता है। नेक्स्ट है संवेगों की शिष्टता। संवेगों की शिष्टता से तात्पर्य यह है कि जो बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वे अच्छे संवेगों को अपने अंदर धारण करते हैं और जो बुरे संवेग होते हैं उनको इतना आ जाता है कि वो बुरे संवेग को धीरे धीरे हटाने लगते हैं। अर्थात अपने संवेगों में वे शिष्टता लाने लगते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा शिष्टाचार की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बाल्यावस्था में बालक को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा वो संस्कार देना चाहिए जिससे बालक और ग्रो कर सके। नेक्स्ट है हमारा ईर्ष्या, क्रोध, भय, निराशा, स्नेह की प्रधानता। बाल्यावस्था में जो संवेग होते हैं उन संवेगों में कुछ संवेग के नाम मैं आपको दे रहा हूं, इनकी सबसे ज्यादा प्रधानता होती है। जैसे पहला ईर्ष्या है, ईर्ष्या के सबसे ज्यादा प्रधानता होती है क्योंकि वो अगर बालक अगर देखेंगे अगर दूसरे बच्चे के पास उससे ज्यादा टॉफी है या कोई सामान है तो वो उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगते हैं।
क्रोध, उनमें क्रोध भी ज़्यादा होता है। अगर उनको कोई चीज़ ना मिले तो तुरंत वो क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर पटकना शुरू कर देते हैं। फिर भय, भय भी देखने के लिए मिलता है उनमें। वे जो होते हैं अकेले अंधेरे से डरते हैं या कहीं पे भी अकेले जाने से ज़्यादा डरते हैं, तो उनमें भय का भी ज़्यादा उसमें होता है। नेक्स्ट है निराशा। निराशा भी अगर कोई चीज़ इनको अच्छा लगे, अगर वो ना मिले तो उनमें निराशा आने लगती है। तो वे ज़्यादा मतलब इसमें संवेग प्रकट करते हैं कि निराशा वाला भी संवेग प्रकट करते हैं। स्नेह, हाँ, वे माता पिता या अपने भाई बहन, अपने परिवार वालों से जिनके संपर्क में वो रहते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, उनसे वो बिछड़ने का नहीं चाहते हैं। स्नेह जो होता है यहाँ पर माता पिता से, वो बहुत ज़्यादा, माता पिता के मतलब अपने मतलब जो उनके पास में रह रहे हैं परिवार वालों से स्नेह सबसे बहुत अधिक होता है। मतलब इन संवेगों की सबसे अधिक प्रधानता बाल्यावस्था में पाई जाती है, और बाकी जो शैशवावस्था में संवेग था वो सब रहता है, ठीक है, परंतु इसकी प्रधानता सबसे अधिक देखी जाती है। अब नेक्स्ट है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में तो संवेग का विकास तो मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था में हो गया था, यहाँ पर थोड़ा बहुत परिवर्तन आया करने में, और जो किशोरावस्था होती है इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है। ये क्या चेंजिंग आती है? तो पहला है संवेगों में स्थायित्व हो जाता है, उनमें कुछ संवेग जो होते हैं वो स्थायी रूप से धारण कर लेते हैं, और उसके अनुसार वे अपने लक्ष्य के अनुसार ही अपने संवेग को निर्धारित करते हैं, और उसी के अनुसार वह आगे भी वर्क करते हैं। मतलब संवेगों में यहाँ पर उनमें ज़्यादा स्थायित्व देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण। वे अपने संवेग पर नियंत्रण कर लेते हैं। अगर चार बच्चे अगर उसके साथी कोई हो और उसी के सामने उसको अगर एक थप्पड़ लग जाए तो वहाँ बिल्कुल शांत हो जाते हैं, परंतु अपने संवेग को प्रकट नहीं कर पाते हैं, परंतु वही थोड़ा सा फिर अलग हो जाएंगे तो फिर अपने संवेग को प्रकट करना शुरू कर देंगे कि ये है वो है, ठीक है। तो मतलब संवेगों पे वहाँ पे वो नियंत्रण कर लेते हैं। बालक नहीं कर पाता है। अगर बालक कोई हट किया बाल्यावस्था में, अगर वो हट करता है, उसको सामान नहीं मिले तो वो जमीन पे लौटाना शुरू कर देगा, परंतु उनमें ऐसा नहीं होता है। ये जो होते हैं अलग टाइप के होते हैं, जमीन पे नहीं लौटाएंगे, मुंह बुला लेंगे, बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा संवेग इनमें पाया जाता है। फिर सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल संवेग की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसा समाज वहाँ का मतलब जैसा परिस्थिति होता है उसी अनुसार वे अपने संवेग को प्रकट करते हैं। और लास्ट इसमें है काम शक्ति या कामुकता की प्रधानता। इनमें जो होती है काम शक्ति की, यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स परिवर्तन के कारण उनके शरीर में कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम परिवर्तन होते हैं, चेंज जब आता है तो उनमें काम शक्ति या कामुकता की प्रधानता हो जाती है, जिसके कारण वे विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास होता है। आप ये नोट में जरूर लिख लीजिएगा। मूल प्रवृत्ति के जो सिद्धांत के जो जन्मदाता थे वो विलियम्स मैकडूगल थे, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था। ये जरूर याद रखिएगा कि कौन थे। सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको एक बार अपना राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का तात्पर्य है सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, रूढ़ियों आदि को आत्मसात करना है। मतलब समाज में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वे सामाजिक क्रियाकलाप को अपने अंदर आत्मसात करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। और यह विकास जो होता है वह समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण होता है। मतलब कि सोशलाइजेशन के द्वारा सामाजिक विकास की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले अब इसके अवस्था में होने वाले जो चेंजिंग है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसके बारे में देखते हैं। तो शैशवावस्था में देखते हैं। तो शैशवावस्था में प्रथम माह में अगर देखा जाए तो प्रथम माह में कोई भी सामाजिक प्रयास हो, कोई भी जैसे बालक जो होते हैं वे किसी भी मनुष्य को देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उनके आवाज़ से, उनके देख करके कोई भी प्रतिक्रिया उनमें नहीं होती है। परंतु दूसरे माह में मनुष्य की आवाज़ को वो पहचानने लगते हैं और पहचान करके अगर कुछ उनसे मुस्कुरा के बात किया जाए तो वो भी हल्का मुस्कान लिए हुए मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट हमारा है तृतीय माह। तो तृतीय माह में क्या होता है कि वो माता पिता और परिवार के कुछ सदस्य जो उनके पास रहते हैं उनको वो पहचानने लगते हैं। चतुर्थ माह में वे अगर उनके साथ अगर हम खेला जाए तो वो थोड़ा सा हंसने लगते हैं, अगर कुछ बोला जाए तो हंसने लगते हैं। मतलब उनमें थोड़ा सा अब यहाँ पर प्रेम का जो होता है और खुशी का भी भाव आने लगता है, जिसके कारण वे सामाजिकरण के वजह से हम कुछ बोले तो वो कुछ हंसने लगे हैं, खिलौना दे देंगे तो खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देते हैं।
छठे माह में जो है, छठे माह में वह परिचित को पहचानने लगते हैं, मतलब आसपास में जितने भी लोग हैं वो उनको पहचानने लगते हैं, और जो अपरिचित होते हैं उनसे वे डरने लगते हैं। जो अपरिचित है, जो उनके पास कभी नहीं आया, पहली बार उनके पास आ जाए, अगर वो गोदी में बुलाएंगे तो वो उनके गोदी में जाना नहीं चाहेंगे। छठे को प्रथम वर्ष में, एक वर्ष में इस तरह चलते रहता है, एक वर्ष में वह दूसरे के हाव भाव को पहचानने लगते हैं और उसके अनुसार अपने कार्यों का अनुसरण करते हैं। जैसे उनको कहा जाएगा आओ इधर, तो वो चल करके, छठे में 1 साल में तो चलना शुरू कर देते हैं या बैठ के चलना शुरू कर देते हैं, बुलाया जाएगा तो वो आने लगते हैं, या कुछ उधर देखा जाए, उधर किया जाए, मतलब कुछ भी उनको बोला जाएगा तो हाव भाव के अनुसार वे अपने कार्य को प्रकट करने लगते हैं। दूसरे वर्ष तक वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है, जिसके कारण वह परिवार के कुछ कार्यों में, छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाना भी शुरू कर देता है। फिर हमारा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो शुरू होती है 2 से 11 वर्ष की होती है। इसमें तृतीय वर्ष में वह पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उनके साथ में रहना शुरू कर देते हैं। फिर चतुर्थ से पंचम वर्ष में अगर जैसे जिनके मम्मी पापा ज़्यादा सक्रिय रहते हैं तो वो चतुर्थ से पंचम वर्ष में उनको नर्सरी में एडमिशन करा देते हैं, जिसके कारण उनको एक छोटे बच्चों का माहौल मिलता है प्ले स्कूल में, तो वो वहाँ रहने लगते हैं और उनके साथ में वो टोली बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो टोली का वो सदस्य बन जाते हैं, मतलब जिस ग्रुप में रहते हैं वहाँ उनके साथ में खेलना, उठना, बैठना, खाना पीना सब शुरू कर देते हैं। फिर टोली का जो सदस्य, मतलब कि जब ये 5-6 साल के होते हैं तो घर से थोड़ा सा बाहर निकल के पास पड़ोस में घूमते हैं, जिससे कारण पास पड़ोस के उसके एज के जितने भी लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं उनके साथ में वो खेलना पसंद करने लगते हैं, उनके साथ में वो खेलना पसंद करते हैं और उनके साथ में अपने क्रियाकलाप को करते हैं, तो टोली का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। फिर उसके बाद से स्कूल में प्रवेश, छठे साल में उनका स्कूल में प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर उनका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। अब वह सामाजिक विकास स्कूल में शिक्षक के द्वारा या अन्य सहपाठी जो है उनके द्वारा शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद से उनमें एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, सीख के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें जो होता है गुड बॉय एवं गुड गर्ल, गुड बॉय एवं गुड गर्ल का इनमें कंसेप्ट आ जाता है। मतलब कि वे जो होते हैं वे अपने आप को दूसरे के सामने ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं कि दूसरे उनके व्यवहार से खुश होकर उनको गुड बॉय, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहें, अर्थात उनमें ये कंसेप्ट आ जाता है। मतलब कि वे दूसरों के सामने अपने आप को, व्यवहार को इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहते हैं कि दूसरे के द्वारा उन्हें गुड बॉय और गुड गर्ल कहा जाए, अर्थात उनके द्वारा उन्हें अनुमोदन मिले। मतलब दूसरों से वो यहाँ पर दूसरों से बड़ाई सुनना पसंद करते हैं। फिर बड़ों की आदतों का अनुसरण, यहाँ पर जो 6ठे साल, 7वां साल, 10 साल तक वो बड़ों की जितनी भी आदतें होती हैं उनका अनुसरण करने लगते हैं। उनके घर में जो भी सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं उन सामाजिक क्रियाकलाप में वो भाग लेते हैं और उनके कार्यों को, जैसे अगर वो सवेरे उठ के नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन बच्चे भी क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठ के नहाते हैं, नहाने के बाद पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। फिर यही बात है, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ों की जो आदत होती है उन आदतों का वो अनुसरण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में बालकों को, माता पिता को विशेष ध्यान रख करके अपना ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए जिससे उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये कुछ सामाजिक विकास यहाँ होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास। इससे पहले हम लोग बाल्यावस्था में देखे थे, तो बाल्यावस्था में बालक का जो होता है वो केवल दायरा जो होता है वो पास पड़ोस, स्कूल और परिवार तक ही सीमित होता है। परंतु जब किशोरावस्था में जाते हैं तो उनका दायरा बढ़ जाता है, वे समाज में भी जा करके समाज के लोगों से बातचीत करने लगते हैं। तो उनका क्या होता है, उनमें जो सामाजिक विकास होता है कुछ अलग टाइप से होता है। सबसे पहले वे समूह का निर्माण करते हैं, मतलब अपने उम्र के लड़के जो हैं, लड़के का अपना एक समूह बन जाता है, एक उम्र के लड़कों का एक समूह बन जाता है, लड़कियों का अपना एक समूह बन जाता है। वे अपने समूह के प्रति सारे कर्तव्य करते हैं, उन समूह का बात मानते हैं, समूह के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के वे भाग लेते हैं, मतलब वो समूह का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ जो समूह का निर्माण होता है इसमें सब मिक्सिंग थे, परंतु यहाँ पे स्पेशल लड़का का अलग समूह हो जाता है, लड़कियों का अलग समूह हो जाता है। फिर समूह को महत्व देना, मतलब समूह के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, या समूह का जो भी नेतृत्व करता था उनकी बात सब कोई मानता है, उसमें अपना सब कोई अपना
योगदान करता है और उसकी बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, समूह की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। फिर जब ये समूह में रहते हैं तो इन कुछ और भावनाओं का विकास होता है, जैसे सहयोग, सहनशीलता, उत्तरदायित्व, नेतृत्व क्षमता। ये जो कुछ है भावना का विकास, जब ये समूह में रहते हैं तो इनका विकास यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसमें सामाजिक तौर पर देखा जाए तो सहयोग और नेतृत्व क्षमता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेतृत्व क्षमता का विकास जब समूह में रहते हैं तो उनमें समूह में एक समूह का संचालन कैसे किया जाता है, तो उनमें नेतृत्व क्षमता का गुण आने लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद से है समाज का सक्रिय सदस्य। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वो समाज में घुल मिलना चाहते हैं या समाज के लोगों से ज्यादा बात करना चाहते हैं तो वो समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कोई सामाजिक क्रियाकलाप हो रहा हो घर में या पूरे गांव में कोई पूजा पाठ हो रही हो, तो आपने देखा होगा कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा उसमें क्रियाकलाप करते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, पूरा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका सक्रिय अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए उसमें सक्रिय सदस्य के रूप में भागीदारी करते हैं। फिर है विद्रोह की भावना का विकास। उनमें विद्रोह की भावना का भी विकास होने लगता है। अगर कोई उनकी बातों को अगर काट दे, अगर उनकी बातों ना माने तो वो विद्रोह पर उतर जाते हैं। यदि समाज में कोई कुरीतियां हो, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी वो विद्रोह पे उतर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है युवा शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, कि युवा शक्ति में बहुत आत्मविश्वास ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद से लास्ट है सौंदर्य एवं श्रृंगार की प्रधानता। मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पर शारीरिक चेंजिंग बहुत सारे आते हैं। इन चेंजिंग के कारण विपरीत लिंग वाले के प्रति उनका आकर्षण ज्यादा होता है। इन आकर्षणों के कारण वे अपने आप को ज्यादा सुंदर, सौंदर्य, श्रृंगार करना ज्यादा पसंद करते हैं, श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि जिससे उसके विपरीत लिंग वाले, जैसे लड़का है तो लड़की के लिए ज्यादा मतलब श्रृंगार करना, चाहे लड़कियां हैं तो लड़के के लिए। तो ये क्या है कि विपरीत लिंग को वो मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वे श्रृंगार ये सबको प्रदान करते हैं, मतलब उस पर ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सामाजिक विकास यहाँ पर होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होता है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग जो 2 और बच रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।